नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर विधानसभा क्षेत्र में। कुछ समय पहले की बात करें तो जेवर तक आने के लिए ठीक से रास्ते नहीं थे, लेकिन समय का पहिया, विकास का पहिया ऐसा घूमा कि आज हर रास्ता जेवर की ओर आ रहा है। दरअसल जेवर का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा गया है क्योंकि जेवर को मिलने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसके शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जेवर में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें आगामी 40-50 साल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार और निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि जो जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसका निर्माण कार्य भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी कर रही है। इस एयरपोर्ट के आने से जेवर विधानसभा क्षेत्र की सूरत हाल किस तरह से बदली है, यहाँ पर विकास के और क्या नए आयाम यहाँ पर आएंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेवर के बीजेपी विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी मौजूद हैं। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए विकास की परियोजना अपने क्षेत्र में लाना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आप तो सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ले आए। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये एयरपोर्ट अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मंजूर कराना, क्योंकि हमने देखा कि पिछली जो सरकारें थी वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इसको ले जाने के लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास भी किए थे। देखिए, हर जनप्रतिनिधि की इच्छा होती है कि उसके क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट आएँ जिससे नौजवानों को रोज़गार मिल सकें, लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो सके और हम माध्यम बन सकें देश के और अनेक क्षेत्रों के लिए उनकी तरक्की का। तो मैं पूर्व में किसानों की राजनीति करता था, उनके आंदोलन करता था, तो एक पीड़ा थी मेरे दिल में, चूँकि जेवर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और आज़ादी को 70 साल हो चुके थे, लेकिन जेवर में न कोई विकास की योजना, ना कुछ। यहाँ के लोग जाते थे हरियाणा और दिल्ली नौकरी करने, रोज़ ट्रेनों से सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे तक ट्रेन पकड़नी, फिर ऑफिस पहुँचना। यहाँ ना कोई एजुकेशन का माध्यम था, लड़कियों के लिए कोई राजकीय महाविद्यालय भी नहीं था, आवागमन के साधन नहीं थे। तो बहुत ही मुफलिसी में यहाँ के लोगों ने अपने दिन काटे। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुझे यहाँ से लोगों ने विधायक के तौर पर चुना, तो विधानमंडल दल की पहली बैठक में ही मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने अपने लोक कल्याण पत्र, संकल्प पत्र में 10 लाख रोजगारों के सृजन की बात कही है। अगर हम लोग जेवर में एयरपोर्ट बनाएंगे तो हम वहाँ से 3 से 5 लाख रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। जेवर को हम एक डेस्टिनेशन बना सकते हैं रोजगार सृजन का, एनसीआर के क्षेत्र की तरक्की का, और प्रदेश को एक नया रास्ता दे सकते हैं। एक आर्थिक विकास की राजधानी हम एनसीआर में जेवर को बना सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव बहुत पसंद आया और उस दिन से ही इसकी पत्रावलियाँ केंद्र सरकार में चलनी आरंभ हो गईं। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया कि ये कयास लगाए जाने लगे सन 2018 में कि किसान सहमति नहीं दे रहे, जेवर एयरपोर्ट हरियाणा के हिसार जा सकता है। तो जो प्रोजेक्ट मेरी विधानसभा को मिला, मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ कि कहीं ये प्रोजेक्ट हाथ से ना चलाया जाए। इसलिए मैं बीच में ही सत्र छोड़कर जेवर वापस आया और मैंने किसानों से उनके घर घर जाकर वार्ता की, उन्हें समझाया कि देखिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी मुश्किल से यह प्रोजेक्ट हमें मिला है, सारी बाधाएं दूर हुई हैं। अब अगर हम ज़मीन नहीं देंगे तो हमारा क्षेत्र हमेशा की तरह अंधेरे में रह जाएगा, इसे कोई जानेगा नहीं। तो मैं किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने अपने विधायक की बातों को समझा और सहमति देना आरंभ कर दिया और एयरपोर्ट के मार्ग को प्रशस्त किया। आज देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए और कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस जेवर विधानसभा में नहीं आया। आज हमारी मेहनत का और किसानों के त्याग का और प्रदेश के मुख्यमंत्री के विजन का नतीजा आप देखिए कि आने वाली 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री जेवर की सरजमी पर आ रहे हैं विकास की सौगात लेकर। तो यह हमारे लिए बड़ा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण है
जिसके लिए हम लोगों ने राजनीति की, जिस लिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, और विधायक बनने से पहले जो मेरा सपना था वो मुझे आज साकार होता नज़र आ रहा है। तो ये इसकी कहानी है जेवर की। जी। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें, भारत में बहुत सारी विकास परियोजनाएं शुरू होती हैं, भूमि अधिग्रहण में क्योंकि चुनौतियां सामने आती हैं वो लटक जाती हैं। आपने जैसा कि बताया कि आपने किसानों को समझाया, ऐसे कौन से कुछ टर्निंग पॉइंट आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो कि आपको लगता है कि वो वाकई ऐसे थे जिसने कि हमारी इस राह को आसान कर दिया? क्योंकि जब तक कोई लोकल लेवल पर किसानों को समझाने के लिए आगे नहीं आए तब तक चीज़ें संभव होती नहीं है। सरकारी अधिकारी आ जाएं, मंत्री आ जाएं, किसान उनकी बात समझते नहीं है जब तक लोकल आदमी की। और ख़ासतौर पे आप चूँकि यहीं के हैं, आपने काफ़ी मेहनत करी है, क्योंकि आज ये परियोजना साकार हो रही है, तो उसमें आपका लोगों को समझाना एक बड़ा कारण रहा है। देखिए, ये वही क्षेत्र है जहाँ 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थी, जी हिंसा होती थी, वो भट्टा पारसोल आंदोलन हो या घोड़ी बछेड़ा हो। जी और जब मैं सन 2012 का चुनाव में कांग्रेस से लड़ा था, और उससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी किसानों के आंदोलन किए 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बनवाने के लिए। जी तो खैर 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बना, जहां गोलियां चलती थी वहां एक सहमति का रास्ता बनाया गया, किसानों को समझाया गया कि यह प्रदेश की तरक्की की बात है, हम माध्यम बन सकते हैं प्रदेश के करोड़ों लोगों को सुख सुविधाएं देने का। तो धीरे धीरे जब किसानों की समझ में आया, जब उन्होंने देखा कि हमारा प्रतिनिधि बहुत प्रयासरत है, और जो उनकी क्वेरीज थी वो मैंने एक एक कर उनका समझाने का प्रयास किया, तो अंततः उन्होंने सहमति दी इस प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए। तो ये बाधा दूर होने के पश्चात ही एयरपोर्ट का मार्ग प्रशस्त हो पाया। काफ़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रयास किया कि यह सुचारू ना बन पाए, इसमें अड़ंगा लगाया जाए। लेकिन जब हम पॉजिटिविटी के साथ किसी रास्ते पे बढ़ते हैं, तो मेरा मानना है कि सकारात्मक सोच निश्चित तौर से राष्ट्रहित की तरफ जाती है, समाज के हित की तरफ जाती है। आज उसी का परिणाम है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट ला पाए हैं जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और उस एयरपोर्ट के आने की घोषणा से ही इस क्षेत्र में इतना विदेशी निवेश हुआ है, इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अपैरेल पार्क जो यहाँ बनने जा रहा है, वह यहाँ की स्थानीय महिलाओं को 70% रोजगार देगा। हमारा प्रयास है कि विकास के साथ साथ बेरोजगार भी कोई ना रहे। हमने अभी से प्रयास शुरू कर दिए महिलाओं के ट्रेनिंग के। अपने नौजवान साथियों के लिए हम स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी यहाँ बनवाने जा रहे हैं, कौशल विकास की। और बहुत सी योजनाएं हमारे दिलो दिमाग में हैं, जिन्हें हम चुनाव के बाद साकार करेंगे। और मेरा तो इरादा है कि आने वाले समय में जो बीज हमने ज़मीन में बोए थे वो पौधा बन चुके हैं, और आज से 1 साल बाद जब वो वृक्ष बनेंगे तो उसकी छाया और उसके फल पूरे उत्तर भारत के नौजवानों को, लोगों को, व्यापारियों को, हर वर्ग को प्राप्त होंगे और उन्हें समृद्धि की तरफ ले जाएंगे। जी। और आपने कहा कि लोगों ने बात आपकी समझी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टें ऐसी भी आई कि जिन लोगों को अभी पुनर्वास किया जाना है, उनकी कुछ शिकायतें हैं, उन्होंने कुछ आंदोलन वगैरह भी किए, उस पर आप क्या अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, ये बात सत्य है कि जब कोई बड़ा अधिग्रहण होता है तो दिक्कतें आती हैं। तकरीबन 611 समस्याएं मैंने आज से 1.5 माह पूर्व किसानों के बीच में बैठकर चिन्हित की थी, लिस्टेड की थी। उनमें से हम तकरीबन 400 समस्याओं का समाधान करा चुके हैं जो अवशेष रह गई हैं। उसके लिए भी मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। मेरी एक टीम किसानों के संपर्क में रहती है, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे कल भी तहसील प्रांगण में मेरे लोगों के साथ किसानों की वार्ता संबंधित अधिकारियों से हुई है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जिन किसानों ने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए सहमति दी, उन किसानों का कोई अहित ना हो। यही मेरी भावना है, और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसान से बैठकर उसकी समस्या का समाधान किया जाए, किसान को कोई असुविधा ना होने पाए। उन्हें बेहतरीन विस्थापन स्थल हम लोगों ने डेवलप करा के दिया है,
और भी उनकी जो प्रतिपूर्ति है उसे दिलवाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम किसानों को उनके जो वाजिब हक हैं उन्हें दिलवा पाएंगे। जी, आपने अभी कहा कि जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिलेगा। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, उनके जो युवक हैं, नवयुवक हैं, स्थानीय स्तर पर क्या उनके लिए रोज़गार के प्रावधान आप लोगों ने कुछ कराए हैं? और निश्चित तौर से जब एयरपोर्ट आरंभ हो जाएगा तो हर प्रभावित किसान को हम रोज़गार देंगे, ये हमारा वायदा है। जी, और प्रभावित किसान को तो देंगे, मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि आने वाले समय में हम हर घर से एक रोज़गार देंगे, ये हमारी योजना है। जी, क्योंकि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ डेवलप होने जा रहा है जिसका बीजारोपण हो चुका है। जी, बस ज़रूरत है कि वो इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, उसका संचालन शुरू हो जाए, जी, उसके बाद हम स्थानीय नौजवानों को रोज़गार देने की स्थिति में आ जाएंगे। जी, ये आप यकीन मानिए कि यह बदलता जेवर है। जी, और ये यहाँ के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे आसपास एनसीआर क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी होगा। जी। आपने कहा बदलता जेवर है, और अगर हम आपने ये भी चर्चा करी कि किस तरीके से यहाँ पर निवेश आना शुरू हो चुका है। निवेश जब भी आता है तो लोग देखते हैं कि कानून व्यवस्था उस इलाके की कैसी है। अगर हम पूर्व के समय की बात करें तो बड़ी दिक्कत होती थी, आप भी जानते हैं इस बात को, आप बरसों से यहाँ की राजनीति, स्थानीय राजनीति से जुड़े हुए हैं। अभी क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है, क्योंकि सवाल तो लगातार उठते हैं? जहाँ तक हम कानून व्यवस्था की बात करें, एक ज़माना मैंने देखा है जब यहाँ से उद्योग धंधे पलायन करने लगे थे, गुंडागर्दी थी, माफिया था। आज 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में आई है, मैं नहीं समझता कि किसी गुंडे की इतनी हिम्मत है कि वो किसी इंडस्ट्री वाले को परेशान कर दे। उसी के तहत हमारी सरकार ने कई स्थानों पर कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की है। उसका मकसद ही ये है, जैसे हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था है, आपको हर चौराहे पे, हर सड़क पे ज़्यादा तादाद में पुलिसकर्मी नज़र आते होंगे। और फिर ये तो गवाह है यहाँ होने वाला निवेश कि पिछले 4 साल में जितना निवेश यहाँ कोरोना के काल में भी हुआ, जब दुनिया में आर्थिक मंदी थी, तो वो दर्शाता है कि यह स्थान जेवर पूरी दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। और उसमें बहुत बड़ा स्थान प्रदेश की कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना और एक ऐसा सुरक्षित माहौल मिलना है जिसकी वजह से यहाँ उद्योग धंधे पल्लवित और पुष्पित हो पाएंगे। जी, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आपसे बात करी, फिल्म सिटी आ रही है, ये तो क्या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया जान रही है। ऐसे और कौन से आप अपने तमाम जो प्रोजेक्ट्स ला पाए, जिनको धरातल पर साकार कर पाए अपने पिछले लगभग 5 साल के कार्यकाल में, जो आप अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, ये सारी सूचनाएं आपको यमुना प्राधिकरण दे सकता है। मेरी जानकारी में एवरी डेनिसन कंपनी जी, और मेरे टच में जो अपैरल पार्क वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले, जिनके यहाँ अलग अलग पार्क बन रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ, उसका भी हम बहुत जल्दी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कराने जा रहे हैं। और बीकानेर, हल्दीराम, पातंजलि, वीवो कंपनी है आ चुकी है इसी समय में। तो और बहुत सारी इकाइयाँ जिन्होंने ज़मीन ले ली हैं, जिनका निर्माण अभी प्रारंभ होना है, वो असंख्य हैं। उसकी सूची आपको संबंधित प्राधिकरण के कार्यालय से मिल जाएगी। हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसा माहौल उन उद्योगपतियों को दें और उनमें एक विश्वास की भावना दें कि सरकार उनके साथ है, जनप्रतिनिधि उनके साथ है, और हम यहाँ विकास के लिए उन्हें एक ऐसा माहौल देने के लिए कृत संकल्पित हैं जो उन्हें दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। जी। और अगर हम देखें, खास तौर पर आपने चर्चा करी कि पिछले 74 साल में पहली बार यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। इससे पहले कि अगर हम देखें, एक चलन था, एक प्रचलन था कि मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार नोएडा का दौरा किया है। अभी भी 25 तारीख को आ रहे हैं। तो ये एक, आप क्या इसको साजिश कहते हैं कि मुख्यमंत्री को नोएडा आने से रोका जाता था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे उन अटकलों को, अफवाहों को एक तरह से खंडन करते हुए आज तक अपना पद बरकरार रखा है? सीएजी का ऑडिट कराया पिछले 10 साल का ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का घपला सीएजी ने पाया। जी,
तो आपका जो सवाल है उसका जवाब इसी में निहित है। ये सही है कि इतने घोटाले इस जनपद में होते थे प्राधिकरणों में, और यह ज़िला देश और प्रदेश के नौकरशाहों और ऐसे राजनीतिक लोगों के लूट का अखाड़ा बना हुआ था जो सरकारों में रहकर किसानों की ज़मीन को हड़पा करते थे और उसके माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किया करते थे। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी जी आए, कोई करप्शन किसी प्राधिकरण में नहीं हुआ। आज पूरी नकेल उन प्राधिकरण में इसलिए है कि मुख्यमंत्री कभी भी विजिट करते हैं। उन्होंने सारे मिथक तोड़े, कर्मयोगी मुख्यमंत्री हैं। धार्मिक प्रवृत्ति होते हुए भी बेकार की दकियानूसी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने बार बार नोएडा आना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है और इस जेवर और नोएडा के माध्यम से हम प्रदेश के आर्थिक विकास को एक नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। उनका मकसद है इस प्रदेश की तरक्की और 24 करोड़ जनता की सुख समृद्धि। तो इस मकसद के लिए वो यहाँ कई बार आ चुके हैं और आने वाले समय में दिसंबर तक अनेकों बार आएंगे, आप यकीन रखिए। जी। और हम चूँकि पश्चिम में हैं, हम देख रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है वो लगातार चल रहा है, 1 साल होने वाला है उसको। और आपका जो क्षेत्र है ये भी किसान आंदोलन की एक तरह से भूमि रहा है, आप भी उससे जुड़े रहे हैं पूर्व के, अगर हम प्रकरणों की बात करें तो। लेकिन ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है इसमें खासतौर पे कहा जा रहा है, ऐसी जो राजनीतिक पंडित हैं इस तरह के अनुमान लगा रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होगा। इस अपने इस क्षेत्र में आप किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? ये जो चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी? देखिए, ना तो मैं भविष्य वक्ता हूँ और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिसका गठन 2004 में तत्कालीन सरकार ने किया था, वह रिपोर्ट 3 चरणों में सरकार के पास आई और रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। वो इस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों का हित साधने के लिए रद्दी की टोकरी को खुलवाया, फाइलों से धूल हटाई, और स्वामीनाथन ने खुद इस बात के लिए सोशल मीडिया और पत्र के माध्यम से यह लिखा पूरे देश के लिए कि आज पहली बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया है, जो किसानों को उनकी लागत के सापेक्ष एक अच्छा मूल्य दिलवा सके, और यह कार्य देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आज उनकी सोच है, एक बदलाव वो लाना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो जो लोग जमे हुए हैं और कृषि के क्षेत्र में किसानों का शोषण करते आ रहे हैं, उन लोगों को ये बात नागवार गुजरती है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम कृषि में भी निवेश लाएं, किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए हम एक कोल्ड चेन बनाएं खेतों के पास, जिससे किसान जो सब्जियां पैदा करते हैं उन्हें कहीं बाहर ना भेजनी पड़े, लागत ज़्यादा ना आए, खराब ना हो जाएं। मंडी कानूनों में व्यापक परिवर्तन इसलिए किए गए ताकि पुरातन परंपरा को तोड़ते हुए मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से खेती को भी उद्योग की भांति फायदे का सौदा बनाया जाए। यह सोच इस देश के प्रधानमंत्री की है। विरोध करना इस लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन सकारात्मक विरोध हो तो वो लोकतंत्र की ताकत होता है, और अगर विरोध नकारात्मक हो तो वो सिवा अपना भी समय जाया करना है और सरकारों का ध्यान विकास से मोड़कर दूसरी तरफ आकृष्ट करने वाला होता है। जी। अंतिम सवाल मेरा यही है कि चुनाव आने वाले हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं बड़े बड़े वादे कर रही हैं। कांग्रेस ने वादा कर दिया कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, फ्री टैबलेट मिलेंगे, स्कूटी मिलेगी। अखिलेश यादव भी तमाम वादे कर रहे हैं, बल्कि वो तो मुख्यमंत्री को बाबा कह रहे हैं, कहते हैं कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो ये जो तमाम वादे कर रहे हैं और एक मुफ्त की सौगातों की घोषणा चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या विकास की राजनीति के लिए ये सब मुफ्त की सौगातों की घोषणा करना जायज़ है? कांग्रेस काफ़ी समय इस देश पर और प्रदेश पर काबिज रही, तो इसका जवाब तो इसी में निहित है। अब वो नई नई चीज़ें ला रहे हैं, उन्हें पहले लानी चाहिए थी, तो दरकिनार होते ही नहीं जनता के बीच में। और जहाँ तक अखिलेश जी योगी बाबा को अज्ञान बता रहे हैं, तो WHO ने भी उनके प्रबंधन को कोरोना में दुनिया का बेस्ट प्रबंधन माना है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, औद्योगिक विकास हो,
माफियाओं को उनकी औकात दिखाने की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, तकरीबन 2 लाख रोजगारों का सृजन सरकारी तौर पर उनकी योजना में हुआ है। तो जो ज़रूरत थी आज़ादी के बाद से इस प्रदेश को, वो मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिल चुका है। इन लोगों को सिर्फ अनर्गल प्रलाप इसलिए करना है क्योंकि इनके मंत्री सरकारों को कमाई का अड्डा बनाते थे। इनके पार्टी के लोग प्राधिकरणों में लूटपाट मचाते थे। तो इसलिए इन लोगों के थोड़ी सी जलन हो रही है, वो जनता सब जानती है। आज देश नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश योगी जैसे कर्मठ मुख्यमंत्री के हाथ में सुरक्षित है, ये पूरा देश जानता है। धन्यवाद देवेंद्र जी। तो ये थे जेवर विधानसभा क्षेत्र से विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ अपने उन कामों को भी गिनाया जो कि लगभग 5 सालों में अपने क्षेत्र में किए हैं। और जेवर में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो लक्ष्य हासिल करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, ये भी उन्होंने विस्तार से बताया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।